फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जलवायु प्रदेशों पे चर्चा कर रहे थे। उसमें दूसरा टॉपिक हमारा है मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो दो चीजें हैं, एक तो होता है कि मानसून की उत्पत्ति या मानसून की क्रिया विधि क्या है। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, कभी और इस पर डिस्कस कर लेंगे। आज जो हम लोग का टॉपिक है उसमें यह है कि मानसूनी क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है विश्व में, और इस मानसून की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सिर्फ दो चीजों पे चर्चा की जाएगी कि एक मानसून का क्षेत्र कहाँ, यानी क्षेत्रीय विस्तार इसका कहाँ कहाँ है, और दूसरा इस मानसून की विशेषताएं कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो मैं मैप पे दिखा रहा हूं आपको कि मानसून का जो क्षेत्र है या जो मानसून विश्व में है, जिसका मानसून का जो विस्तार विश्व में पाया जाता है, इसको मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित कर लेते हैं हम लोग। तो पहला होता है वास्तविक मानसूनी क्षेत्र। तो वास्तविक मानसूनी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है, जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार, जो भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर का है, म्यांमार हो गया, फिर आपका हो गया थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये क्षेत्र जो हैं, मलेशिया का उत्तरी भाग भी हो गया, ये क्षेत्र, और साथ में ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक मानसून एरिया। ठीक है, क्योंकि मानसून यहां पर वास्तव में अपने जो कहा जाता है कि एकदम वास्तविक रूप में होता है। ठीक है, और इसी क्षेत्र को वास्तव में मानसून कहा जाता है, जिसमें दक्षिण पूर्व चीन का भी क्षेत्र शामिल हो जाता है। जो बाकी क्षेत्र विश्व के हैं, ये अलग अलग मानसून की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। तो जो अफ्रीका का क्षेत्र है, जिसमें हम लोग अफ्रीका के पूर्वी तटीय क्षेत्र को लेते हैं, और ये गिनी तट वाला थोड़ा सा क्षेत्र है, जिसमें सियरा लियोन है, लाइबेरिया है, ये देखेंगे कि क्षेत्र ये ओवरलैप करता है भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र को। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इस दूसरे क्षेत्र को कहा जाता है प्रच्छन्न मानसूनी क्षेत्र या स्यूडो मानसूनी क्षेत्र। जो तीसरा क्षेत्र होता है ये वाला, इसको कहते हैं मानसूनी प्रभाव वाले क्षेत्र, जो साउथ अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में है, और इसमें मुख्य रूप से वेनेजुएला है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है और गुयाना है। ये क्षेत्र जो है इसको कहते हैं मानसूनी प्रभाव वाले क्षेत्र। जो चौथा क्षेत्र है ये यूएसए का साउथ ईस्ट एरिया है, जो यूएसए के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। इसमें मुख्य रूप से फ्लोरिडा है, लुइसियाना है, अल्बामा है, टेक्सास का कुछ भाग है, इस क्षेत्र को शामिल करते हैं। और ये वास्तव में जो है इसको कहते हैं मॉडिफाई मानसूनल एरियाज, यानी कि यहाँ पर मानसून कुछ परिवर्तित होते हुए दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर लिया जाता है, एक वास्तविक मानसून का क्षेत्र और दूसरे बाकी जो क्षेत्र हैं ये मानसून प्रच्छन्न मानसूनी क्षेत्र है, ये जो है मानसूनी प्रभाव वाला है, और ये मॉडिफाइड मानसूनी एरिया है। तो इस तरह से इसके विश्व में 4 जगह इसका वितरण पाया जाता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ज्यादातर जो मानसून का क्षेत्र है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, और मानसून का जो विस्तार है ये भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में पाया जाता है। यानी कि ये उत्तर में जब इसका विस्तार देखते हैं तो ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार पाया जाता है, कहीं कहीं 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तार पाया जाता है, जैसे कि भारत में है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसे ही पाया जाता है। और मानसून की खास करके एक विशेषता देखी जाती है कि यदि ये भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ दिया जाए तो ये विश्व में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में अधिक पाए जाते हैं, पश्चिमी भाग में इनका विस्तार कम पाया जाता है। तो मानसूनी क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब आते हैं मानसून की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो मानसून की विशेषता यही है कि इस मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण जो वायुदाब की पेटियों में उत्तर और दक्षिण की तरफ स्थानांतरण होता है, उसके कारण इस जलवायु की उत्पत्ति होती है। और विश्व में मात्र 2 ऐसी जलवायु प्रदेश हैं या जलवायु हैं जिनकी उत्पत्ति सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से सीधे जुड़ी हुई है। उसमें पहला है मानसूनी जलवायु प्रदेश और दूसरा है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश।
इन दोनों जलवायु प्रदेशों की उत्पत्ति का मुख्य कारण है कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण वायुदाब की पेटियों में क्रमशः उत्तर और दक्षिण की तरफ जो स्थानांतरण होता है। अभी जो बाकी लोग जो पहली बार देख रहे होंगे वीडियो, उनको पता थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है और इस 23.5 अंश झुकी होने के कारण वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इस रूप में 23.5 अंश झुकी हुई है, जिस कारण कभी सूर्य के, ये सूर्य है हमारा और ये पृथ्वी है, ठीक है। तो कभी उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने पड़ता है तो कभी दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने पड़ता है, जिस कारण ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन होता रहता है। तो ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम लोग, और बाकी डिटेल में आपको देखना होगा, इसको जानना होगा। तो पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन क्या हुआ है, जिसमें वायुदाब पेटियों और इनका स्थानांतरण है। वो टॉपिक आप देख लीजिएगा, वहां पे आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन के फलस्वरूप किस तरह से वायुदाब की पेटियों का स्थानांतरण होता है और किस प्रकार से इस जलवायु प्रदेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग विशेषताओं पे कि यहाँ पर जो मानसूनी क्षेत्र है, यहाँ पर 3 ऋतु पाई जाती हैं, जिसमें पहली है ग्रीष्म ऋतु, दूसरी है शीत ऋतु और तीसरी है वर्षा ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु क्या होता है? सामान्य रूप से जो मानसूनी क्षेत्र है, इसमें ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिकतर होता है, जिसमें 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है और यहाँ पर शुष्कता पाई जाती है, नहीं वर्षा का अभाव पाया जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा अभाव यहाँ पे होता है ग्रीष्म ऋतु में। शीत ऋतु में क्या होता है कि तापमान कम होता है, दिन का अधिकतम तापमान जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है और रात में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ग्रीष्म ऋतु में भी यही होता है कि दिन में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है और रात में 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में क्या होता है कि तापमान भी अधिक रहता है और आर्द्रता भी अधिक रहती है। शीत ऋतु यहाँ सामान्यतः शुष्क होती है और ग्रीष्म ऋतु सामान्यतः शुष्क होती है। तो यहाँ पर मानसूनी क्षेत्र में 3 ऋतुएं पाई जाती है, जबकि हम लोग भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में देखा था कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कोई जलवायु, कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, साल भर एक जैसा मौसम होता है, साल भर अधिक तापमान होता है और साल भर अधिक वर्षा होती है। बस कभी वर्षा थोड़ी कम होती है तो कभी ज्यादा होती है। लेकिन मानसूनी क्षेत्र में ऋतुएं होती हैं, 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। अब भारत के संदर्भ में देखा जाए तो शीत ऋतु का जो मौसम है और वर्षा ऋतु का मौसम है। अब वर्षा ऋतु पे आ जाते हैं, तो वर्षा ऋतु जो है वो जून से शुरू होती है और जून, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, ये 4 महीने वर्षा ऋतु है जहां वर्षा होती है। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये शीत ऋतु होती है। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून ये ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। ठीक है, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो मानसूनी क्षेत्र की है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता है कि मानसूनी क्षेत्र में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, जहां ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश तापमान होता है जबकि शीत ऋतु में कम तापमान होता है। ठीक है, यहां दूसरी विशेषता है कि यहां दैनिक तापांतर अधिक होता है, लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, यानी कि दिन में अधिकतम तापमान और दिन में न्यूनतम तापमान का अंतर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सामान्यतः दिन में अधिकतम तापमान दोपहर में 2 से 4 के बीच में मिलता है अपराह्न के बाद, और न्यूनतम तापमान होता है वो अर्ली मॉर्निंग में 4 या 5 या 6 के आसपास प्राप्त होता है। यहाँ पर दैनिक तापांतर भी अधिक होता है और यहाँ पर वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जबकि शीत ऋतु में तापमान दिन का लगभग 25 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो यहाँ पर दिन में भी या वर्ष में भी तापमान का अंतर होता है। जैसे कि हम लोग भूमध्य रेखीय क्षेत्र में देखे थे, तो वहां पे हम लोग ये देखे थे कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दिन में अधिकतम तापमान और रात में न्यूनतम तापमान के बीच में जो अंतर होता है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो वार्षिक तापांतर था, यानी कि वर्ष में किसी दिन बहुत अधिक तापमान और वर्ष में किसी दिन न्यून तापमान, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या कहीं कहीं 3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास देखा जाता है।
यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर कम होता है। यदि दोनों की आपस में तुलना कर दी जाए तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर की अपेक्षा दैनिक तापांतर अधिक होता है, जबकि मानसूनी क्षेत्र में क्या होता है कि दैनिक तापांतर भी बहुत अधिक होता है और वार्षिक तापांतर भी बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो इसकी दूसरी विशेषताएं हो गई कि यहाँ पर दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। अब भारत में देख लिया जाएगा तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि यहाँ पर जो नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन है या उत्तर के मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर गर्मियों में बहुत अधिक तापमान हो जाता है और एक स्थानीय गर्म वायु का प्रवाह होने लगता है जिसको हम लोग लू कहते हैं। ठीक है, जिसको हीट वेव के रूप में भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में तापमान बहुत अधिक होता है। अब हम लोग आते हैं वर्षा इस क्षेत्र में क्या होती है, मानसूनी क्षेत्र की वर्षा क्या है। सामान्य रूप से मानसूनी क्षेत्र में जो वर्षा होती है इसको डिनोट करने के लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के आसपास माना जाता है कि मानसूनी क्षेत्र में 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। क्योंकि ये क्षेत्र जो होता है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से एकदम लगा हुआ है और कहीं कहीं दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो जहां पे एक ओवरलैप करते हैं वहां पर मानसून 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है मानसून द्वारा, और जहां पे ओवरलैप नहीं करते हैं वहां 150 से भी कम मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है। जैसे भारत में देख लिया जाए तो भारत में पूर्वोत्तर भारत में एक जगह है चेरापूंजी मानेसराम, वहां पे वर्षा वार्षिक वर्षा की मात्रा 1000 सेंटीमीटर से अधिक है, वो भी मानसूनी क्षेत्र में पड़ता है। और भारत के जैसलमेर क्षेत्र पर जहां पर वार्षिक वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम है, वो भी मानसूनी क्षेत्र में पड़ता है। यानी कि मानसूनी जलवायु क्षेत्र में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वर्षा की बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। तो इस मानसूनी क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर ऋतु के अनुसार वर्षा में विविधता देखी जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो मानसूनी में वर्षा ऋतु है, इस वर्षा ऋतु जो भारत में जून जुलाई अगस्त सितंबर में जो वर्षा है, ये अगर कुल वार्षिक वर्षा भारत का लिया जाए कि भारत की कुल वार्षिक वर्षा 100% मान ली जाए, तो इस 100% का 75% वर्षा सिर्फ इस 4 महीने में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बाकी ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में 25% वर्षा प्राप्त होती है। तो यानी कि इसमें एक मौसम से दूसरे मौसम में भी क्या होता है, विविधता पाई जाती है। पहली विविधता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वर्षा में विविधता देखी जाती है, और दूसरी विशेषता है कि एक ऋतु से दूसरे ऋतु में भी वर्षा में विविधता देखी जाती है। इसकी तीसरी विशेषता है कि मानसूनी जलवायु प्रदेश में अधिकांश वर्षा या तो पर्वतीय प्रकार की है, यानी कि हवाएं आती हैं, पर्वत से टकराती हैं और ऊपर उठती हैं, फिर वर्षा होती है, पर्वतीय प्रकार की है, या फिर चक्रवाती प्रकार की है, यानी कि वर्षा चक्रवातों के सहारे उत्पन्न होती है। जैसे भारत में देख लिया जाए तो भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत के पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम की तरफ अरब सागर है, तो भारत में इन दोनों जगहों पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जिनमें बंगाल की खाड़ी में अधिकांश चक्रवात उत्पन्न होते हैं, उनके सहारे वर्षा होती है। तो जो मानसूनी जलवायु है यहाँ पर वर्षा पर्वतीय प्रकार की भी होती है और चक्रवाती प्रकार की भी होती है, लेकिन कुछ मात्रा में वर्षा संवहनी प्रकार की भी होती है। जैसे भारत में देख लिया जाए तो जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा संवहनी प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसकी विशेषता थी कि यहाँ पर वर्षा अधिकांशतः पर्वतीय प्रकार की होती है या चक्रवाती प्रकार की। अब हम लोग आते हैं कि यहाँ की नदियों की क्या विशेषता है। क्योंकि मानसूनी क्षेत्र में वर्ष में कुछ ही समय वर्षा होती है, बाकी समय कम वर्षा होती है, तो जो नदियां हैं यहाँ की, उन ज्यादातर नदियां हैं वो मौसमी प्रवृत्ति की हैं, यानी कि वर्षा ऋतु में इनमें अधिकतर पानी होता है या ये ओवरफ्लो करके प्रवाहित होती हैं, बाढ़ग्रस्त हो जाती हैं, जबकि शेष समय ये शुष्क बनी रहती हैं या सूखी रहती हैं या बहुत कम इनमें प्रवाह होता है। जैसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं वो सदा नीरा नहीं है, वो मौसमी है, जबकि हिमालय से निकलने वाली नदियां सदा नीरा हैं, क्योंकि ये हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे सतलज है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ये नदियां हैं, या सिंधु है, ये नदियां एक तो मानसून से वर्षा प्राप्त पानी जल को प्राप्त करती हैं, उस समय ये अधिकतम फ्लो करती हैं। दूसरा, जब मानसून नहीं होता है तो ये ग्लेशियर के पिघलने से जल प्राप्त करती हैं और ये सदा नीरा नदियों के रूप में जानी जाती हैं।
लेकिन अधिकांश मानसून की नदियां जो होती हैं वो मौसमी प्रवृत्ति की होती हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की नदियां हैं उनके जो कोस्टल एरियाज हैं, यानी कि जो उनके तटीय क्षेत्र हैं, वो घने वर्षा वन से ढके रहते हैं। लेकिन मानसूनी क्षेत्र की नदियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो वर्षा देख लिया हम लोगों ने यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ की वायुदाब में क्या परिवर्तन होता है। वायुदाब क्या है मानसूनी क्षेत्र का? तो हम लोगों ने देखा कि मानसूनी क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन होता है। तो जब ग्रीष्म ऋतु होता है तो मानसूनी क्षेत्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जब शीत ऋतु होता है तो यहां पर शीत ऋतु में उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। यही कारण है कि मानसूनी क्षेत्र वर्ष में 2 बार वायुदाब में परिवर्तन होता है, जिस कारण यहां पर वायु की दिशा में 2 बार परिवर्तन हो जाता है। जब ग्रीष्म ऋतु होता है तो मानसूनी क्षेत्र में, जैसे भारत में देखा जाए, तो यहां पर वायु की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन जब शीत ऋतु होता है तो उस समय जो वायु की दिशा होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाती है, जिसको हम लोग सामान्य रूप से लौटता हुआ मानसून या शीत ऋतु को मानसून कहते हैं, जिससे तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा होती है, इसी शीतकालीन मानसून से। ठीक है, तो इस मानसून की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है इसमें वायुदाब में, कि इसमें वायुदाब में परिवर्तन होता है और वायुदाब के परिवर्तित होने के फलस्वरूप यहाँ की वायु की दिशा में भी वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। तो ये दूसरी विशेषता थी वायुदाब का। अब हम लोग आते हैं यहाँ की वनस्पतियों के बारे में या यहाँ की जैव विविधता के बारे में। तो जो मानसूनी क्षेत्र है ये भी जैव विविधता के मामले में बहुत धनी है, हालांकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से कम धनी है या उसकी अपेक्षा कम यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये जैव विविधता के मामले में बहुत संपन्न क्षेत्र है। और यहाँ पर मुख्यतः चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इनकी विशेषता है कि जब शुष्क मौसम होता है तो ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, क्योंकि जल को ये बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पर्णपाती वन होते हैं, चौड़ी पत्तियों वाले होते हैं और इनको इमारती लकड़ी वाले वन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो वन है ये इमारती दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें साल है, सागौन है, शीशम है, महुआ है, नीम है, आम है और कुछ हद तक चंदन को भी इसमें शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वन पर्णपाती प्रकार के होते हैं, इमारती लकड़ी के रूप में जाने जाते हैं और ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनका आज के समय में बहुत अधिक विदोहन किया जा चुका है। ठीक है, तो अभी इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। पर्णपाती प्रकार के होते हैं, यहाँ पे जैव विविधता होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जल की उपलब्धता और तापमान की जो प्राप्ति है उसमें वेरिएशन आता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, जिस कारण यहाँ पर जीव जंतु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करते रहते हैं। ठीक है, तो ये पर्णपाती वन होते हैं, इमारती दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक ही प्रकार के वृक्ष एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, ज्यादा घने नहीं होते हैं। तो आते हैं इसका जो मानसूनी क्षेत्र है, ये बहुत ज्यादा इस मानसूनी क्षेत्र के वनों का सफाया किया जा चुका है, क्योंकि हम जब मानसूनी क्षेत्र को देखते हैं तो यह मानसूनी क्षेत्र बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, चाहे वो दक्षिण पूर्व चीन हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो या अन्य क्षेत्र भी जो हैं विश्व के, ये अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं और ये ऐसे क्षेत्र हैं जो सापेक्ष रूप से विकास के पायदान पर पीछे हैं, यानी कि ये विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कृषि पर निर्भर हैं और अधिक जनसंख्या का दबाव है। तो यहाँ पर कृषि गहन जीवन निर्वाह कृषि पद्धति है जो गहन होती है। ठीक है, जीवन निर्वाह कृषि पद्धति यानी कि भूमि के छोटे से छोटे टुकड़े पर भी अधिक से अधिक कृषि उत्पाद लेने की कोशिश होती है। तो इस कारण से कृषि भूमि के विस्तार के उद्देश्य से मानसूनी वनों का बड़े पैमाने पर सफाया किया गया है। पहला कारण है कि कृषि भूमि के विस्तार के कारण इन वनों को काटा गया है। दूसरा, इमारती लकड़ी के लिए इन वनों को बहुत बड़े पैमाने पर काटा गया है। तो जो मानसूनी क्षेत्र के इकोसिस्टम्स हैं
वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं और इनको अब उनके मौलिक रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि मौलिक रूप में लगभग लगभग इनको समाप्त किया जा चुका है। क्योंकि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत का जो वन है, इसको माना जाता है कि विश्व के सबसे प्राचीन वनों में भारत के वन हैं, लेकिन ये अपने मौलिक स्वरूप में क्या हो चुके हैं, बहुत नष्ट हो चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार देखा गया है कि पूरे विश्व में लगभग 3 ट्रिलियन पेड़ हैं और इन 3 ट्रिलियन पेड़ में सबसे अधिक पेड़ हैं वो भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में है। दूसरा कि जो कॉर्निफेरस वन है, जिनको हम लोग कहते हैं शंकुधारी या कोणधारी वन, ठीक है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और तीसरे नंबर पे इसी मानसूनी वनों की संख्या आती है, लेकिन ये अपने मौलिक रूप में बहुत ज्यादा नष्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चाहे भारत में हो, चाहे ये अमेरिका में इन मानसूनी क्षेत्र के वन हो, या फिर ये अफ्रीका के हो, ये हर जगह इनको नष्ट किया जा चुका है। जैसे हम लोग देखें कि सूरीनाम के जो जंगल हैं, जो विश्व के सबसे घने जंगलों में जाने जाते हैं, और सूरीनाम के जंगलों पर लगभग चीन की कई कंपनियों ने उनका ठेका ले लिया हुआ है सरकार से और बड़े पैमाने पे कटाई कर रही है, जिससे आने वाले कुछ ही समय में सूरीनाम के जंगल साफ हो जाएंगे, ठीक है। तो मानसूनी जो वन है ये बहुत ज्यादा दबाव में इस समय, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस मानसूनी वन के क्षेत्रों में ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण जो डिस्टरबेंस हुई है, तो बड़े पैमाने पर जीव जंतुओं का विलोपन हुआ है। और एक अनुमान के अनुसार माना जाता है कि यदि नेचुरल फेज में जो जाति जीव जंतुओं का विलोपन है, अगर मनुष्य नहीं होता तो वो सामान्य गति से विलोपन होता रहता, लेकिन मनुष्य के कारण यह विलोपन लगभग 10,000 गुना अधिक बढ़ चुका है और आने वाली कुछ सदियों में ही पृथ्वी से लगभग 75% प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। तो मानसूनी क्षेत्र जो है ये मानव की गतिविधियों के कारण बहुत अधिक डिस्टर्ब है और ये क्षेत्र लगातार संकट में है। यहाँ का जैव विविधता बहुत बड़े पैमाने पर संकट में है। तो हम लोगों ने मानसूनी क्षेत्र के बारे में देख लिया, इसके तापमान की विशेषताएं देख ली, वर्षा की विशेषताएं देख ली, यहाँ की वनस्पतियों के बारे में जान लिया, ठीक है, और यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण क्या क्या समस्याएं हो रही इनके बारे में जान लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे समाना तुल्य जलवायु प्रदेश का। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको कि मानसूनी जलवायु प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स हैं जलवायु प्रदेश, ये आपके हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं मेंस के क्वेश्चन हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो ये आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और नेट जेआरएफ आप देना चाहते हैं उसके लिए, और बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा और कल हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग समाना तुल्य जलवायु प्रदेश। Thank you.